पुराना कंसेप्ट था कि एज यू बिकम ओल्डर ब्रेन सेल्स मर जाते हैं और कम होते हैं। ये कंसेप्ट रॉन्ग है। बायोलॉजिकली 32, 31 के हैं बट उनकी एज 59, 58 इस तरीके से आ रही है। तो क्या ब्रेन भी ऐसा होता है कि आप हैं अभी 30 इयर्स के लेकिन आपका ब्रेन 60 हो चुका है? यस, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक इज लाइक हार्ट अटैक ऑफ द ब्रेन। ब्लड प्रेशर हैज नो साइंस एंड सिम्टम्स, सो इट इज अ साइलेंट किलर। उधर से एक पीस निकाला गया और उसमें माइक्रोप्लास्टिक मिले ब्रेन के ब्लड वेसल में, वहां तक पहुंच गया। और ब्रेन का जब भी ऑटोप्सी किया है, दे हैव फाउंड माइक्रोप्लास्टिक्स इन द ब्रेन। सो नाउ वी डोंट नो कि तो माइक्रोप्लास्टिक क्या करने वाले ब्रेन में। बट अ हेडेक विच हैज अकर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, एन अबनॉर्मल हेडेक विच हैज अकर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, एकदम जोर से उसको बोलते हैं थंडर क्लैप हेडेक, यानी इट रीचेज इट्स पीक वेरी फास्ट विद इन सेकेंड्स। वैसा हेडेक हुआ तो इट इज अ डेंजर साइन। 5, 10, 15 मिनट के लिए हाथ नहीं चल रहा है, so this is a very dangerous thing. So you should go immediately to a hospital. Don't ignore this. This is a warning attack of stroke. Tobacco use in India in rural areas is 80 to 90% damaging your lungs, but it is damaging your blood vessels. और ये जो chemicals है which we don't know of, they are also killing some brain cells. Weed has become common. Brain is full of chemicals. So ये आप chemical ले रहे हैं in weed and other drugs and injectable heroin, they are damaging the chemicals in your brain and decreasing your brain health. If you have to give 5 food items, those are brain superfoods. What would those be? So the brain foods are नमस्कार, द जर्नी विद इन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है मेरे यानी शोभा राणा के साथ। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूँ और साथ ही इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूँ। द जर्नी विद इन पॉडकास्ट का एम है कि आपको आपकी बेस्ट लाइफ, आपकी ड्रीम लाइफ को डिज़ाइन करने में मदद कर सके। और ये हम करते कैसे हैं? बाय टेकिंग द जर्नी विद इन, खुद के तरफ लौट आने से, अपने आप को बेहतर समझने से, अपने इनर वर्ल्ड को जानने से। जब हम ये समझते हैं कि हम अपनी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, लाइफ इवेंट्स को कैसे प्रोसेस करते हैं, अपना लाइफ का नज़रिया या पर्सपेक्टिव कैसे बिल्ड करते हैं, तो हम अपने आज की बहुत गहरी समझ पैदा कर पाते हैं। और जब हम अपने आज को अच्छे से समझते हैं तो जो हमारी ड्रीम लाइफ या बेस्ट लाइफ जिसे हम जीना चाहते हैं, उस तक जाने का एक रास्ता या एक रोड मैप तय हो पाता है। आज हम द जर्नी विद इन करने वाले हैं थ्रू द लेंस ऑफ ब्रेन हेल्थ। जो हमारा ब्रेन है, इसकी जो हेल्थ है, उसका मतलब क्या है? ब्रेन हेल्थ कौन से कंपोनेंट से बनती है? ब्रेन की उम्र क्या होती है? जो हम कहते हैं कि एजिंग ब्रेन है इनका, उसका क्या मतलब है? लॉन्जेविटी को अपनी कैसे बढ़ा सकते हैं? अपनी पीक परफॉर्मेंस को कैसे अचीव कर सकते हैं? स्ट्रोक जो कि एक कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो क्या होता है? कौन से अर्ली साइंस हैं? क्या प्रिवेंशन से इसमें कोई फ़ायदा हो सकता है? जिनको एक बार अगर स्ट्रोक आ जाए, क्या ऐसा ज़रूरी है कि उनको दूसरी बार स्ट्रोक आएगा ही आएगा? प्रिवेंटिव केयर कैसे डिफरेंट होती है डिफरेंट तरह के लोगों के लिए? एज फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, हार्मोनल फैक्टर्स और बहुत सारी इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन हमने आज की है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नस्ली इच्छापोरिया, जो कि पिछले 40 सालों से ज़्यादा से न्यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं, पुणे में बेस्ड हैं ये, और ये एक स्ट्रोक स्पेशलिस्ट भी हैं। तो आज हम न्यूरोलॉजी, ब्रेन हेल्थ, स्ट्रोक, इस सब को बहुत इन डेप्थ डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारी इस कोशिश को सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हमें सब्सक्राइब करेंगे, उतने और बेहतर गेस्ट को हम इस पॉडकास्ट पर बुला पाएंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि आपके पास हर हफ्ते वीकली अपडेट्स हमारे एपिसोड्स के बारे में पहुँचते रहेंगे। कई बार मैं देखती हूँ कमेंट सेक्शन में आप लोग ऐसे टॉपिक्स के लिए रिक्वेस्ट करते हैं जिस पर हम ऑलरेडी 2, 4, 5, 6 एपिसोड्स बना चुके हैं। तो आप हमारी पॉडकास्ट प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। लगभग 140 के आसपास एपिसोड्स आपको वहाँ पर मिलेंगे और सारी कॉन्वर्जेशंस बहुत ही पावरफुल और ट्रांसफॉर्मेटिव है आपके लिए। अगर आपको ये कॉन्वर्जेशन अच्छा लगता है, आज का ये पॉडकास्ट पसंद आता है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि वो लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आ पाएँ और अपने ब्रेन को हेल्दी बना पाएँ। And now, without any further ado, let's meet Dr. Nasli Ichaporia on the Journey Within podcast.
नमस्कार डॉक्टर नस्ली। नमस्कार। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। हम अभी काफ़ी चर्चा कर चुके हैं अबाउट ब्रेन हेल्थ। तो सबसे पहले ना स्ट्रोक को समझने, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को समझने, तकलीफ़ों को समझने से पहले ये समझते हैं कि ब्रेन हेल्थ होता क्या है? तो आपका पूरा जीवन ब्रेन पर डिपेंडेंट है। आपका ब्रेन अच्छा होगा तो यू विल मेक बेटर डिसीशंस, यू विल फील बेटर, यू विल ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो, हैप्पियर रह सकते हो, और यू कैन बिकम एन एग्जाम्पल टू अदर पीपल एंड टीच अदर पीपल। आपका ब्रेन अच्छा रहे तो। लेकिन अच्छा ब्रेन क्या होता है डॉक्टर नस्ली? अच्छा ब्रेन यानी यू शुड बी हैप्पी, विदाउट डिप्रेशन, विदाउट एंजाइटी, और लंबे जीवन तक into the 80s and the 90s you should live well and achieve good brain power. In fact, ये मिथ है कि रिटायर होके एट द एज ऑफ 55-60 रिटायर होके अभी अपना लाइफ खत्म हुआ, ये एकदम गलत बात है। You can live very well into the 60s, 70s, 80s and even 90s. और हमारा काम है as neurologists to keep people happy, healthy right into the 80s and 90s. सर, ऑप्टिमल ब्रेन हेल्थ या अच्छी ब्रेन हेल्थ के मार्कर्स क्या हैं? कैसे पता चलेगा कि मेरा ब्रेन हेल्थी है? If you can do everything which you were doing, if और लाइफ एंजॉय कर सकते हो, खुश रह सकते हो, काम कर सकते हो, सोसाइटी को हेल्प कर सकते हो, आपके फैमिली को अच्छी तरह से देख सकते हो, दैट इज पार्ट ऑफ गुड लिविंग एंड गुड हेल्थ, ब्रेन हेल्थ। अभी ये करने के लिए ऐसा इनएविटेबल नहीं है कि आप एज हो गए तो आपका ब्रेन खराब होगा। ये गलत फहमी है। आप ब्रेन को अच्छी तरह से रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? पहली चीज, बी पैशनेट अबाउट योर वर्क, टेक इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, नेवर स्टॉप लर्निंग। लर्निंग बहुत ही जरूरी है। इवन इफ यू आर 60-70, बी क्यूरियस एंड लर्न न्यू थिंग्स। एंड आई वुड से अनदर थिंग इज डोंट रिटायर। इफ यू हैव टू रिटायर, आपका गवर्नमेंट जॉब है कि बैंक में काम कर रहे हो और रिटायर होना है, तो आफ्टर ऑफिशियल रिटायरमेंट टेक अप सम profession or job or hobby or social service in order to help people live better lives. ब्रेन एक्टिव रहने से ब्रेन ग्रो होता है। ऐसा नहीं है कि ब्रेन डिक्लाइन होता है। अब पुराना कंसेप्ट था कि एज यू बिकम ओल्डर ब्रेन सेल्स मर जाते हैं और कम होते हैं। ये कंसेप्ट रॉन्ग है। ये जंगल जैसा है, ब्रेन जंगल जैसा है। जितना आप उसको फर्टिलाइजर, पानी, सनलाइट दोगे, वैसा वो ट्री ज्यादा बढ़ेगा, उसके ब्रांचेस बढ़ेंगे, उसके लीव्स बढ़ेंगे, फ्लावर्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे। सो द मोर यू यूटिलाइज इट, द बेटर इज योर ब्रेन। इट इज लाइक यूज इट और लूज इट। इट इज लाइक अ मसल। मसल आप यूज नहीं करोगे तो एट्रोफी हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही कंसेप्ट ब्रेन के लिए है। दो सेल्स कम होते हैं ब्रेन में तो भी ज्यादा उनके ब्रांचेस, कनेक्शंस, केमिकल्स बढ़ते हैं, और इस तरह से आपका ब्रेन इंप्रूव हो सकता है और आपका इंटेलिजेंस इंप्रूव हो सकता है इनटू द 60s and 70s। ओनली द डिक्लाइन स्टार्ट्स आफ्टर 80-85। सो आप इतना अच्छा लाइफ जी सकते हो। तो आपको रिटायर होना है because of certain rules, तो do something to keep your brain active so that you can lead a productive life even after the age of 60 or 75. तो बेसिकली आप कह रहे हो कि ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ब्रेन को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। और जैसा आपने कहा कि ब्रेन में हम जितने फर्टिलाइजर्स डालते रहेंगे एक्टिविटीज़ के तौर पर, उतना ब्रेन फ्लरिश करता रहेगा। शायद इसी कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहते हैं। मैं जब रिसर्च कर रही थी तो मैंने पढ़ा कि न्यूरोप्लास्टिसिटी
कि जो कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज या एक्टिविटीज़ जो सजेस्ट करते हैं वो होते हैं कि कोई नई लैंग्वेज को सीखो, लर्न अ न्यू लैंग्वेज, या फिर कोई ऐसा नया एक्टिविटी को सीखो, पजल्स को सॉल्व करो, ताकि ब्रेन में जो है नए नए कनेक्शंस बनते रहें। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी और ब्रेन हेल्थ में सर क्या कनेक्शन है? वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जितना आप यूज करोगे, आप ब्रेन को स्ट्रेस करोगे, यानी न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखोगे, न्यू कार्ड गेम सीखोगे, फ्रेंड्स के साथ मिलोगे, सोशल कांटेक्ट। नदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज लोनलीनेस इन ओल्डर पीपल, क्योंकि अभी फैमिलीज छोटे हुए हैं, बच्चे दूर रहते हैं, दूसरे देश में रहते हैं, तो ओल्ड पीपल आर लिविंग अलोन, तो आइसोलेट हो जाते हैं। वो आइसोलेट होने की वजह से उनका ब्रेन एट्रोफी भी होता है। सो सोशल कांटेक्ट, social talking to other people, interacting with other people, learning a new language. अभी इंडिया में people know 4 to 5 languages, which is protecting their brain. In many countries, say in USA, people know only one language. So इंडिया में तो 4-5 लैंग्वेज तो इजीली बोलते हैं और लिखते भी है। तो this improves your brain function. Another this activity, and as you said, playing games like Scrabble or puzzles or Sudoku, this is called brain gym. So, brain gym also helps this tree to flower and grow more branches. Another important thing is physical exercise. अपने को लगता है कि physical exercise like walking, running, swimming, cycling, playing a game like tennis or pickleball or anything like that where you use your muscles, it only helps your muscles and heart. ये ऐसा नहीं है। जो मसल्स एक्सरसाइज करते हैं उधर से केमिकल्स ब्रेन में जाते हैं और ब्रेन को ये फर्टिलाइजर देते हैं और ब्रेन को ग्रो होने देते हैं। सो फिजिकली एक्टिव रहना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो एवरी डे, और ये इंपॉर्टेंट बात है कि कंटिन्यूटी इज द की। एनी फिजिकल एक्टिविटी यू डू, यू शुड कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ on a daily or alternate day basis, or at least say 5 to 6 times a week. Every day it may not be possible, but 5 to 6 times a day, continuity is the key to keeping your muscles in good shape. And if your heart and lungs are in good shape, your brain will also be in good shape. तो फिजिकल एक्सरसाइज का बहुत क्लोज कनेक्शन है ब्रेन हेल्थ के साथ। Yes, बहुत क्लोज कनेक्शन है, क्योंकि जो ब्रेन के डिजीजेस है वो काफी जनरल हेल्थ से रिलेटेड है। So if you have diabetes or if you have blood pressure or if you have heart disease, it affects the brain. तो अगर आपके पास डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसे प्री कंडीशंस हैं तो आपका ब्रेन डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Chances of brain damage increase. So very important. If you have, first of all, you should prevent diabetes. But if you can't prevent and you already have diabetes, then treat it properly. Blood pressure, बहुत ही ये neglected issue है। लोग ब्लड प्रेशर के टैबलेट लेते नहीं है, कंटिन्यूटी रखते नहीं है, वो ब्लड प्रेशर हाई होता है। आजकल के ज़माने में जितना आपका ब्लड प्रेशर कम हो, 140 से कम हो, इवन एट द एज ऑफ 65-70, इफ इट इज़ 130, 125, it is beneficial for the brain because it produces less damage to the brain. और जनरल हेल्थ अच्छा रखने के लिए, अच्छा रहने की वजह से आपका ब्रेन हेल्थ भी अच्छा रह सकता है। सो लुक आफ्टर योर जनरल हेल्थ एंड ऑफ कोर्स लुक आफ्टर योर ब्रेन बाय नॉट रिटायरिंग, by doing brain exercises, what we call brain gym, and being socially connected. ये तो सर एल्डरलीज के लिए एक तरह से हो गया। एल्डरलीज मतलब जो लोग 50, 55, 60, 70 प्लस हैं, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं, क्या हमारा ब्रेन एज और हमारी खुद की फिजिकल बायोलॉजिकल एज में डिफरेंस हो सकता है? Yes. जैसे कि मैं एक मशीन है, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, जिस पे मैं भी खड़ी हुई थी, तो मेरी फिजिकल एज जो है बायोलॉजिकल एज और जो मेरी फिजिकलिटी की एज है उसमें डिफरेंस था। मतलब फिजिकली तो मैं उसमें 38 इयर्स की आ रही थी और जबकि बायोलॉजिकली आई वाज 35 एट द टाइम। तो छोटा डिफरेंस था, लेकिन छोटा था। लेकिन मैंने देखा फिर और भी कुछ लोगों को उस मशीन पर आते हुए जो बायोलॉजिकली 32, 31 के हैं, बट उनकी एज 59, 58 इस तरीके से आ रही है। तो क्या ब्रेन भी ऐसा होता है कि आप हैं अभी 30 इयर्स के लेकिन आपका ब्रेन 60 हो चुका है? यस, क्योंकि काफी लाइफस्टाइल चेंजेस है आज के दुनिया में। पीपल आर स्मोकिंग,
using party drugs. और अभी we are seeing that more in these IT areas, more young girls are smoking and drinking excessively. Occasional drink is okay, but drinking excessively, ऐसे 5 टकीला मारते, 5 shot मारते, all of this damages your brain at early age and produces early aging. So brain aging can start, usually it starts later, but it can start earlier if you don't look after your health and indulge in all these activities which are detrimental for brain health. यानी और उसमें एक बहुत बड़ी बात है स्लीप, क्योंकि हम अभी देखते हैं कि many young people are not sleeping properly. They are not sleeping right. They or uninterrupted 7 to 8 hours restorative sleep is most important for good brain health. आजकल के बच्चे सोशल मीडिया देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, लेट इनटू द नाइट 2 बजे सोते हैं, 3 बजे सोते हैं, 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं. दिस इज डैमेजिंग देयर ब्रेन हेल्थ. और उससे क्या होता है, दे आर प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड दी सोशल मीडिया गेम्स एंड नॉट प्लेइंग फिजिकल गेम्स. जो हमारे जमाने में थे तो फिजिकल गेम ही हम खेलते थे, ज्यादा ये सोशल मीडिया नहीं था. सो दिस इज social media is important. It is important for education. It is important for improving your life. But excessive use, जो बोलते हैं, excessive and useless use is damaging brain health in young people. And ये तो अभी epidemic हुआ है, especially in these IT areas of India. कि many young people are getting damaged because of excessive use of social media. और वो addiction हुआ है. अभी एक बीमारी है. It is called social media addiction. तो this is also damaging brain health. तो यंगस्टर्स जो हैं, जो कॉर्पोरेट्स में जॉब करते हैं, आप कह रहे हो स्पेशली जो आप केसेस देखते हो आईटी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, उनके सोशलाइजिंग हैबिट्स में जैसा आपने बताया बहुत ड्रिंकिंग होती है, पार्टी ड्रग्स का इंट्रोडक्शन है, स्लीप का साइकिल का रेगुलेशन नहीं है, एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये ब्रेन हेल्थ को डैमेज करते हैं. और ब्रेन आपका जल्दी एज हो रहा है, ब्रेन इज एजिंग फास्टर देन व्हाट इट शुड. And you are exposing yourself to many lifestyle. अभी ये diseases है, उसको बोलते हैं lifestyle diseases. Lifestyle diseases यानी क्या? Young age hypertension, young age diabetes. So many people we are seeing 25 they have blood pressure, 30 they have diabetes. It's amazing. ये पहले हम नहीं देखते थे. पहले देखते थे 50-60 में, 50-60 के उम्र में. अभी 20-25 उम्र में देखते हैं. Also, we are seeing people, young people, 25, 30, getting heart attack and brain stroke. We never saw this before. तो ये तो बहुत ही बड़ा एपिडेमिक है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, स्पेशली इन अर्बन इंडिया. आप सर 40 इयर्स से ज़्यादा से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपने कैसे देखा है ब्रेन हेल्थ को या ब्रेन के अराउंड डैमेजेस या डिजीजेस को इवॉल्व होते हुए? इस पूरे स्पेक्ट्रम को आपने कैसा देखा है पिछले 40 साल में? क्या चीज़ें होती थी, क्या नहीं होती थी? टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से क्या चेंजेस आए हैं? हाउ हैज दिस लैंडस्केप बीन? नो दिस ये तो काफ़ी चेंज हुआ है. जब भी हम स्टूडेंट थे 1980s में और जस्ट शुरू किया था, काफ़ी कम डिजीजेस थे जो हम ट्रीट कर सकते थे और वी वर हेल्पलेस इन मेनी थिंग्स. फिर 1990 to 2000 वर्ल्ड ने डिक्लेयर किया, वर्ल्ड न्यूरोलॉजी एसोसिएशन डिक्लेयर्ड इट एज द डेकेड ऑफ द ब्रेन. और उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई, रिसर्च हुआ, नए डिवाइसेस आए, नए ड्रग्स आए, नए इन्वेस्टिगेटिव टूल्स आए. पहले तो अभी ब्रेन इज सिचुएटेड इनसाइड द स्कल. वी कैनॉट टच इट, वी कैनॉट फील इट, वी कैनॉट हियर इट. हार्ट तो हियर कर सकते हैं, स्टमक को टच कर सकते हैं. इफ पर्सन इज प्रेग्नेंट यू कैन हियर द बेबी, यू कैन फील द यूट्रस, यू कैन फील द एब्डोमेन, यू कैन फील द लिवर, यू कैन फील द स्प्लीन. बट ब्रेन को तो देख ही नहीं सकते थे. तो फिर ये टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया, सीटी स्कैन आया, एमआरआई आया,
I remember the first MRI I saw was of a nimbu. And वो नींबू के अंदर we could see the seeds and the septa of the nimbu. And it was such a small machine. Now we have big machines, whole people can go in, and MRI and CT has revolutionized our understanding of the brain, spinal cord, nerves, muscles and various organs. So ये technological जो advance हुआ है, it has been amazing journey. अमेजिंग जर्नी. अभी तो ब्लड वेसल में हम जा सकते हैं. ब्लड वेसल में कैथेटर ग्रॉइन से क्या हाथ के नर्व, हाथ के आर्टरी में से जाके ब्रेन के आर्टरी में जाके उसको ट्रीट कर सकते हैं. मतलब यहाँ से कैथेटर ट्यूब डाल के ब्रेन में भेजना और ब्रेन में उसका ट्रीटमेंट करना. ऐसे काफी डिजीजेस है जो वी कैन ट्रीट. इट वाज नॉट इमेजिन. हम इमेजिन नहीं कर सकते थे एज स्टूडेंट्स. वी नेवर इवन इमेजिन्ड इन आवर लाइफ कि ऐसा होगा. और ये वी आर सीइंग दिस रेवोल्यूशन इन फ्रंट ऑफ आवर आईज. इट इज समथिंग अमेजिंग. You know, many of my friends used to tell me, why did you take neurology? There's nothing you can treat. And it was like that. There was very few diseases that you could treat. अभी तो इतना न्यूरोलॉजी फैल गया है. इतना स्ट्रोक का न्यूरोलॉजी है, मूवमेंट डिसऑर्डर यानी पार्किंसन का न्यूरोलॉजी है, अल्जाइमर्स डिजीज का न्यूरोलॉजी है, स्लीप का डिसऑर्डर, एपिलेप्सी का है. इतने सारे ब्रांचेस हुए हैं न्यूरोलॉजी में. सो it has been a huge technological revolution in management, assessment and treatment. And this has helped people to live longer. अभी ऐसे ड्रग्स थे, ड्रग ऐसे थे नहीं. पार्किंसन डिजीज किसको हुआ तो his average lifespan was 5 years. क्योंकि कुछ ड्रग ही नहीं था. अभी average lifespan after getting Parkinson is 25 years, 30 years. So if a man at 65 or 70 got Parkinson, previously because of no drugs he could live only for 5 years. Now he can live into 90. और अल्जाइमर का कैसा है सर? अल्जाइमर का तो अभी इट इज और क्या हुआ है, ये प्रॉब्लम हुआ है कि पीपल आर लिविंग लॉन्गर बिकॉज ऑफ बेटर हेल्थ केयर. यानी हार्ट डिजीज कम हुआ है, लंग डिजीज कम हुआ है, डायबिटीज गेटिंग कंट्रोल, ब्लड प्रेशर गेटिंग कंट्रोल. सो पीपल आर लिविंग लॉन्गर. सो ये एजिंग डिजीजेस बढ़ गए हैं. एंड अल्जाइमर्स डिजीज, जब हम स्टूडेंट थे तो हमारे प्रोफेसर ने बोला था कि डोंट वरी अबाउट अल्जाइमर. अल्जाइमर इंडिया में है ही नहीं. एंड नाउ आई एम सीइंग 1 or 2 अल्जाइमर पेशेंट्स पर डे. That is because people are living longer and they are not looking after their brain health, which I told you. Sleep नहीं, lonely है, blood pressure है, diabetes है, physical activity नहीं है. So we are seeing these cases more. अभी उसका treatment आया है दुनिया में. It is still in the experimental stage, but some drugs are there which you can give in early stage of Alzheimer. They are very expensive. They cost about 25 to 30 lakhs per year. It's very difficult for people in India to use it. पर है, रिसर्च हो रहा है और कई साल में 5-6-10 साल में उसका ट्रीटमेंट वी आर वेरी होपफुल कि वो भी हम ट्रीट कर सके. जो अब तक इट वाज अ डेड फ्रंटियर, तो ये नया फ्रंटियर खुल सकेगा. तो सर ये पार्किंसन, अल्जाइमर जो है ये मैनेजेबल डिजीजेस हैं या कंप्लीटली ट्रीटेबल एंड क्योरेबल डिजीजेस हैं? पार्किंसन, एज आई टोल्ड यू, काफी क्योरेबल नहीं है अभी तक, बट इट इज अ ट्रीटेबल डिजीज एंड इट कैन बी ट्रीटेड एंड पीपल कैन लिव अ लॉन्ग एंड गुड लाइफ. वी वांट देम टू बी एक्टिव रहना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए. और अभी सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी उसके आए हैं. पार्किंसन एडवांस स्टेज हुआ तो सर्जिकल ट्रीटमेंट भी आए हैं and they can also improve your quality of life for many more years. But still we don't have a cure for it. So that cure is far away still. Maybe few years or decades, we don't know. Never say never. जिस तरह से आपने never. 40 years में इतना लंबा 40 years में देखा है. Something unimaginable has happened. तो ये भी हो सकता है. So there is hope.
Or I am sure in my lifetime, I'm 70 years old. In my lifetime, I'm sure I will also be able to see that. You will also be able to see and probably Yeah, treat. probably treat. So Probably treat. I'm very hopeful because क्या हुआ है 40 साल में इतना रेवोल्यूशन हुआ है कि इट इज अनइमेजिनेबल एंड अनथिंकेबल जो हुआ है. डॉक्टर नसली, आपका स्पेशलिटी स्ट्रोक में भी है, तो लेट्स डीप डाइव इनटू स्ट्रोक आल्सो, कि स्ट्रोक होता क्या है और बॉडी के किस किस पार्ट को अफेक्ट करता है. Stroke, brain stroke. See, people are not understanding what a stroke is. Heart attack हुआ तो भी बोलते हैं stroke. Unconscious हुआ तो भी बोलते हैं stroke. गिर गया तो भी बोलते हैं stroke. Brain stroke is like heart attack of the brain. यानी ब्लड वेसल ब्लॉक होता है, क्या फूट जाता है, और जब भी फूट जाता है उसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज. और इसका मेन रीजन इज पीपल आर नॉट ट्रीटिंग ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट फॉर प्रिजर्विंग ब्रेन हेल्थ. और ब्लड प्रेशर देखते नहीं, मेडिसिन लेते नहीं, और कई लोगों को मालूम भी नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर है. सो दे कम टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम विथ अ ब्रेन हेमरेज, और उनका ब्लड प्रेशर 200, 240 ऐसा रहता है. सर, कैसे पता नहीं चलता है, मतलब क्या कंडीशन होती है जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो क्या साइंस होते हैं, बॉडी कैसे शो करती है या नहीं शो करती? Blood pressure has no signs and symptoms. The complications of blood pressure have signs and symptoms. So it is a silent killer. उसके कोई लक्षण साइंस नहीं है. So you must check it at every visit to the doctor, or as a preventive strategy, you must check your blood pressure at regular intervals. तो क्या सबको अपने घर पर ब्लड प्रेशर मशीन लानी घर पर चाहिए? हो, you can go to your family doctor and check it. But check करना जरूरी है. और कितने इंटरवल्स पे चेक करना जरूरी Every है? few months you should check it. At every visit to the doctor, every visit, even if you go for a cold, you should get your blood pressure checked. Even if you go for some injury to your foot, you should check your blood pressure. The more you check, the more you will find. चेक ही नहीं करते तो फिर मालूम कैसा पड़ेगा? Because it is a silent killer. और जब भी कॉम्प्लिकेशन होता है तभी मालूम पड़ता है. काफी लोगों को, आई वुड से, जो ब्रेन हेमरेज के पेशेंट आते हैं, either they do not know that they have blood pressure or they have stopped their blood pressure tablet because somebody has said कि अभी blood pressure ठीक है, पहले था blood pressure का गोली ले रहे अपन, अभी blood pressure ठीक है तो अभी बंद कर दो गोली. This is wrong advice. Lower your blood pressure within limits, not 90. Say up to 120, lower your blood pressure, less is your risk of brain stroke. Or brain stroke affects 1 in 6 people in their lifetime. 1 in 6 people. And 80% of strokes are preventable. 80% prevent कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि वो इनएविटेबल है और होने ही वाला है. सर, हमें कैसा लगता है कि जो ब्रेन स्ट्रोक है ये एक इनएविटेबल अकरेंस है, ऑटोमेटिक अकरेंस है कि जिसको होगा उसको होगा, नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते. ये तो रॉन्ग कंसेप्ट है. तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? 80% of strokes are preventable, and the same things which are required for brain health: control blood pressure, control sugar, daily physical activity, don't smoke, look after heart health, cardiovascular health, because stroke is a cardiovascular disease. Sleep अच्छा होना चाहिए. काफी लोगों को obstructive sleep apnea है, यानी घोरते हैं. कोई लोग तो इतना घोरते हैं कि their partner cannot sleep with them and they have to sleep in another room. और एक पेशेंट ने तो बोला है कि my neighbor was complaining that I am snoring. इतने जोर से घोरते हैं. जब भी घोरते हैं यानी खराटे लेते हैं, वो खराटे इतने जोर के देते हैं कि it blocks the airway and it produces less oxygen in your lungs and heart, and that also is a prime reason for stroke in our country. तो जिन लोगों को स्नोरिंग का या खराटों का प्रॉब्लम है वो कैसे अपने ब्रेन का हेल्थ का ध्यान रख तो सकते हैं? उनको स्लीप का ये असेसमेंट करना चाहिए. अभी मशीन बहुत इजी मशीन्स है, बहुत इजी टेस्ट है, विच इज कॉल्ड अ स्लीप स्टडी.
वो स्लीप स्टडी करना है, वो घर में कर सकते हैं, डॉक्टर को बुलाने का, वो इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगाते हैं, ऑक्सीजन देखते हैं कि ऑक्सीजन आपका कम होता है क्या स्लीप में, ऑक्सीजन कम होता है और उसका एक स्केल रहता है, और उस स्केल से मालूम पड़ता है कि आपको ये स्लीप डिसऑर्डर है या नहीं। और ये स्लीप डिसऑर्डर ट्रीट करना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज दिस कैन ऑल्सो प्रिवेंट स्ट्रोक। Another thing in our country is diet. I would say large percentage of people, especially काफी लोग वेजिटेरियन है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नॉन वेजिटेरियन हो, बट इफ यू आर वेजिटेरियन यू शुड टेक सप्लीमेंट ऑफ विटामिन डी एंड विटामिन B12, क्योंकि काफी लोगों को ये B12 डिफिशिएंसी होती है, और ये B12 डिफिशिएंसी की वजह से आपका ब्लड थिक होता है और ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक हो सकता है। तो न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादा अपने देश में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल कम खाते हैं, फिश कम खाते हैं। दीज आर ऑल ब्रेन, एंड देयर आर ऐसे ब्रेन फूड्स है, एंड द बेस्ट डाइट विच हैज बीन प्रूव्ड इज व्हाट वी कॉल द मेडिटेरेनियन डाइट। अभी इंडिया में तो मेडिटेरेनियन डाइट नहीं खा सकते, बट व्हाट इज मेडिटेरेनियन डाइट? मेडिटेरेनियन डाइट इज रिच इन कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लो फैट डेयरी, यानी आप पनीर जो खाते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन, बट इट शुड बी लो फैट पनीर। इतना घी, थोड़ा घी ले सकते। Oily food. Now, how you prepare the food? Preparation of the food, if you see Indian food, it is full of oil. You know, तो ऑयल कम होना चाहिए, वेजिटेबल ऑयल कम होना चाहिए, घी कम होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग एलिमिनेट, थोड़ा कम होना चाहिए। और फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, लो फैट डेयरी, डार्क चॉकलेट, दीज आर लेस सॉल्ट इन द डाइट। ऊपर से टेबल पर सॉल्ट नहीं रखना, और सॉल्ट ऐसा जो खाने में है, पकाने में जो सॉल्ट यूज किया है, दैट इज फाइन। डोंट पुट एडेड सॉल्ट, एंड डोंट ईट प्रोसेस्ड फूड्स like chips or very salty foods when you're seeing TV देखते टाइम चिप्स खा रहे, फास्ट फूड खा रहे। और ये फास्ट फूड, दिस इज द बिगेस्ट किलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अमेरिकन फास्ट फूड एंड इंडियन फास्ट फूड, समोसा, वड़ा पाव, burgers, these American fast foods are the biggest killer। और दूसरा important killer is sugary drinks। ये जो कोक है, फैंटा, ये वो हाई शुगर कंटेंट के ड्रिंक्स है, यू नो, वो अच्छे लगते हैं, बच्चों को भी अच्छे लगते हैं। और आई सी पीपल, यू नो, हैविंग 2 cans of coke, but these are damaging। These sugary drinks are damaging your brain and body। But what about natural sugars, जैसे coconut water? Natural sugars, you know, so coconut water में भी sugar India rich is होता है। blessed। India is blessed with all these wonderful things like nimbu pani, coconut water, watermelon juice, tomato juice. We are blessed with all these. So why do you want to have aerated drinks which are sugary and ultra processed? तो अल्ट्रा प्रोसेस जो फूड है, जो पैकेट में मिलता है, दे आर हाई इन शुगर, हाई इन सॉल्ट, and they are damaging your body. Of course, occasionally you can have a cheat day. You can do it. I'm not saying that don't eat pani puri and don't eat bhel puri. ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ. You should enjoy life to the fullest, but keep this in moderation. काबू में रखना. वो जो 80-20 रूल बोलते हैं सर, Yes. 80% of the times you do the right things and 20% of the times maybe You can 10%. see, we want people to have good quality of life and we want them to enjoy good food. Yeah. और उसमें enjoyment भी होता है, but don't take it to an extreme. अभी जो young people है, because they don't want to cook, they are getting from Zomato and Swiggy and all restaurant food all the time, which is always rich in protein, always rich in fat and sugar and salt, because it makes it more tasty and more palatable. So eating home food with less salt and less sugar is definitely healthier. Occasionally, of course, you can have it. Nobody is denying it. Sir, But- other than it being heavy in salt or oil or sugar,
पैकेज फूड में और क्या प्रॉब्लम है? जो डब्बे में वो पैक होके आता है, गरम गरम खाना जो प्लास्टिक कंटेनर्स में होके आता है, उसका क्या डैमेजिंग इम्पैक्ट है? ये प्लास्टिक इज अ बिगर, यू नो, अभी रिसेंटली स्टडी एक हुआ है, वो जो ब्लड वेसल है ब्रेन का, उधर से एक पीस निकाला गया और उसमें माइक्रोप्लास्टिक मिले हैं, वो ब्रेन के ब्लड वेसल में वहां तक पहुंच गया? वहां तक पहुंच गया। और ब्रेन का जब भी ऑटोप्सी किया है, दे हैव फाउंड माइक्रोप्लास्टिक्स इन द ब्रेन। सो नाउ वी डोंट नो कि तो माइक्रोप्लास्टिक क्या करने वाले ब्रेन में, प्रॉब्ली दे आर गोइंग टू डैमेज द ब्रेन। We haven't done the study to show that they are producing damage, but they have been found there. बट एक फॉरेन पार्टिकल तो है at the end Foreign of the day particle in है, your और वो body. क्या करने वाला है we don't know, because it is a petroleum product. So obviously, you know, petrol fumes are dangerous for pollution and all. Or so you know, so better you drink from a glass container or the mug which is Ceramic. ceramic. You know, drinking from plastic, bottled water is in plastic. So everyone's drinking bottled water. So I don't drink the water from a plastic container. Nor tea plastic में देता है, ये टपरी के ऊपर मिलता है ना tea, and that hot tea is melting the plastic a little bit, and little bit is going into your body. So what is going to do in the future, we don't know. So try to avoid these things. See, you cannot totally avoid, but reduce it to a much. सर आपने extent. ब्रेन स्ट्रोक जो है उसके दो मेन तरीके बताए, जैसे वन इज कि आपके ब्लड वेसल्स या तो ब्लॉक हैं या तो फट गए हैं, जिसको फट जाने वाली कंडीशन को ब्रेन हैमरेज कहते हैं, जिसका आपने सबसे कॉमन जो रीजन बताया दैट इज ब्लड प्रेशर, जिसको हम मॉनिटर नहीं करते हैं। उसके अलावा आपने बहुत सारे डाइटरी रीजंस बताए, और उसके अलावा आपने और भी कई सारी चीज़ें बताई ब्रेन हैमरेज के बारे में, यानी कि ब्रेन वेसल्स जब फट जाती हैं। दूसरे वाले स्ट्रोक पे बात करते हैं, जब ब्रेन वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं तो तब क्या होता है? यही ब्लॉक हो जाता है, तभी जो ब्रेन के सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं। और ये सेल्स, आपका बड़ा ब्लड वेसल ब्लॉक हुआ तो एवरी 12 मिनट्स एक मटर और वटाना जितना ब्रेन डैमेज होता है, एवरी 12 और मिनट्स। ब्रेन होता कितना बड़ा है? इतना तो होता है ब्रेन। ब्रेन वॉल्यूम इज 1300 ग्राम्स। सो एक वटाना जितना, यानी मटर जितना 12 मिनट्स में डैमेज होता है, तो एक घंटे में 60 ml of brain will get damaged. और जो निएंडरथाल मैन था about 20 million years ago, his brain was only 100 grams less in weight than modern man. So if you are going to lose 60 grams of brain in 1 hour, you are going back 10 million years in evolution. तो एक आदमी ब्रेन, 50-year-old मैन, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, 3 घंटे आपने कुछ नहीं किया, तो ही बिकम्स एन 82-year-old मैन। A 50-year-old man becomes an 82-year-old man because brain gets damaged in 3 hours. 3 hours and In 32 years. 30 years you lose of your brain power. बट सर 3 hours लगते क्यों हैं? तो पेशेंट जल्दी आते नहीं, उनको डायग्नोज नहीं होता है। ब्रेन स्ट्रोक क्या सर पता चलता है जब आपके ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं? ब्लॉक हो गए क्या तो साइंस है पता फेस चलने का के? पैरालिसिस होता है, स्पीच डिस्टर्बेंस होता है, हाथ का वीकनेस होता है, पैर का वीकनेस होता है, विजन में दिक्कत होती है, हेडेक होता है। तो ये समझो साइंस हुए, तो इमीडिएटली यू शुड गो टू अ हॉस्पिटल विच ट्रीट स्ट्रोक, not nearby hospital. Nearby hospital may be an orthopedic hospital. It may be a gynec hospital. They will not know how to treat brain stroke. अभी इंडिया में ऐसे सेंटर्स सर्टिफाई हुए हैं बाय NABH, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हेल्थ। सो ऐसे हॉस्पिटल्स सर्टिफाई हुए, एडवांस स्ट्रोक सेंटर, मीडियम स्ट्रोक सेंटर, प्राइमरी ब्रेन स्ट्रोक सेंटर। तो ऐसे आप, सपोज आई गो टू अ डिफरेंट सिटी, सपोज आई गो टू कलकत्ता और मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ, तो मुझे मालूम होना चाहिए कौन सा हॉस्पिटल। आई डोंट नो द सिटी,
मुझे मालूम होना चाहिए, तो यू कैन लुक अप ऑन द वेबसाइट कि कौन सा हॉस्पिटल इज ब्रेन सर्टिफाइड एंड गो टू दैट हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल एंड गेट योरसेल्फ ट्रीटेड। सर आपने बहुत सारे साइंस बताए, है ना, कि अगर आपका विजन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, हाथ में पैरालिसिस हो रहा है, फेस पैरालिसिस हो रहा है, लेग पैरालिसिस, हाफ बॉडी, ये सब तो सर ऑब्वियस एक तरह से बहुत ही ज़्यादा ग्रॉस साइंस हैं जो आपको दिखते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा सर दर्द होना, अगर एक बहुत ज़ोर से सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन टाइप का कुछ हो रहा है, स्पेशली जिन लोगों को माइग्रेन है, तो क्या वो भी एक सिग्नल हो So सकता the है? नहीं। headache which you have never experienced in your life, migraine तो regularly होता है लोगों को, so that is a routine headache. That is not a sign of brain stroke. But a headache which has occurred for the first time, an abnormal headache which has occurred for the first time in your life, you have never experienced this before. ऐसा हुआ तो immediately you should go. Headache which and वो एकदम जोर से उसको बोलते हैं थंडर क्लैप हेडेक, यानी इट रीचेज इट्स पीक वेरी फास्ट विद इन सेकेंड्स। सर एकदम से हो जाता है? एकदम से होता है थंडर क्लैप। मतलब अभी आप बैठ के कुछ काम कर रहे हो एंड थंडर सडनली क्लैप ऐसा हुआ, यानी थंडर क्लैप समझे ना, लाइक अ थंडर, वैसा हेडेक हुआ तो इट इज अ डेंजर साइन। सो दीज आर द वार्निंग साइंस, और ये वार्निंग साइन काफी लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि क्या होता है, हार्ट अटैक में पेन होता है, यूजुअल ब्रेन स्ट्रोक में हेडेक नहीं होता है, दूसरे साइन होते हैं, पेन नहीं होता है, तो पीपल इग्नोर इट, ब्रांडी लगाते, मसाज करते, बोलते कल देखेंगे सुबह, आज तो रात हो गई, 10 बज गए, सो जाओ आप। और so this is a very dangerous thing, so you should go immediately to a hospital which treats stroke. So you must find out कि कौन सा हॉस्पिटल accredited है और कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहिए। कौन से भी हॉस्पिटल में गए तो ये ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। सर जो आपने बोला कि बॉडी पैरालिसिस एक सिम्टम है, पैरालिसिस सिवियर भी हो सकता है, माइल्ड भी हो सकता है। सिवियर मतलब बॉडी बिल्कुल अकड़ गई और पैरालिसिस हो गया, जाम हो गया, तो ये तो पता चल रहा है कि कुछ मेरे ब्रेन फंक्शनैलिटी का इशू है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन अगर बहुत माइल्ड सा कुछ पेन है, कुछ कंपन माइल्ड है, हुआ तो चांसेस ऑफ यू बिकमिंग मोर सीरियस इज हायर, तो वो भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। माइल्ड अटैक, अभी इसको माइल्ड अटैक बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, यानी 5, 10, 15 मिनट के लिए हाथ नहीं चल रहा है, क्या चींटी आ गई हाथ में, हाथ यूज नहीं कर पा रहे और बोल नहीं पा रहे, और 15 मिनट में आप अच्छे हो गए, तो आपको लगता है अच्छा हो गया, ब्रांडी लिया, क्या मसाज किया, क्या अच्छा हो गया, नहीं अभी मैं ठीक हूँ। डोंट इग्नोर दिस इज अ वार्निंग अटैक ऑफ स्ट्रोक, और ऐसा हुआ तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग स्ट्रोक इन नेक्स्ट 24 आवर्स, मेजर स्ट्रोक इज मोर देन 30 to 40%। तो ये इग्नोर आपको नहीं करना है, इमीडिएटली जाके इसका जांच करना है, ब्लड प्रेशर ट्रीट करना है, शुगर ट्रीट करना है, मेडिसिन लेना है, एंड दिस कैन प्रिवेंट अ मेजर स्ट्रोक फ्रॉम कमिंग। बिकॉज ये तो लाल बत्ती दिखा है, लाल बत्ती के आगे जाना नहीं, ये ट्रैफिक में तो जाते हैं पर जाना नहीं। अगर कोई भी रेड फ्लैग्स आपको नजर आते हैं, रेड फ्लैग है, डोंट इग्नोर। लगता है सिम्टम्स आर माइनर बट द डिजीज इज सिवियर। सिम्टम बहुत माइनर लगते हैं आपको, कि थोड़ा मुंह टेढ़ा हो गया, थोड़ा हाथ वीक हो गया, 15 मिनट में अच्छा हो गया, तो आपको लगता है कि बहुत माइनर है। द सिम्टम्स आर माइनर बट द डिजीज इज सिवियर, सो डोंट इग्नोर दिस। ये जो कॉमन लोग इग्नोर करते हैं वो कॉमन चीज़ लोग है। बोलते हैं वेदर की वजह से, वीकनेस था, शुगर लो हो गया था, ऐसे ऐसे एक्सक्यूज देते। रोज हमको ये सुनना पड़ता है कि मुझे लगा वेदर चेंज हो गया, बारिश आ गई इसलिए हाथ वीक। तो बारिश से हाथ थोड़ी वीक होता है किसका? दिस इज रॉन्ग। और कई डॉक्टर लोग भी बोलते हैं नो इट इज बिकॉज ऑफ वीकनेस। व्हाट वीकनेस? दिस इज रॉन्ग। एक साइड का वीकनेस कभी नहीं होता, जनरल वीकनेस हुआ तो ठीक है, एक साइड का वीकनेस क्यों होना चाहिए? दिस इज अ स्ट्रोक, ये वार्निंग अटैक है, इसको इग्नोर करना नहीं। तो आपने बहुत क्लियर शब्दों में यहाँ पे बताया है कि कौन से साइंस है कि इनको इग्नोर नहीं करना है, और आपने स्ट्रोक को भी जैसे 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड करके कॉन्वर्जेशन को इवॉल्व किया। सर स्ट्रोक के प्रिवेंशन की थोड़ी और ज़्यादा बात करते हैं, है ना।
क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अभी बैठे-बैठे हम कुछ काम कर रहे थे, सडनली जैसे ब्रेन में या माइंड में एकदम हेडेक में एकदम हुआ, या फिर हम कुछ काम कर रहे सडनली एक पार्ट पैरालाइज़ हो गया। तो ऐसा लगता है सुन के कि बहुत ऑटोमैटिक सा प्रॉब्लम है, जिसको होगा उसको होगा, जिसको नहीं होगा उसको नहीं होगा। तो प्रिवेंशन का क्या रोल है? तो प्रिवेंशन का मैंने बताया कि 80% ऑफ स्ट्रोक्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय लुकिंग आफ्टर जनरल हेल्थ. Big risk factors: blood pressure, diabetes, heart problem, lack of physical exercise, and tobacco. ये 5 major reasons है. If you eliminate this, excessive use of alcohol, also sleep pattern, nutrition, high cholesterol, these are all uh, important risk factors. Another very important risk factor is teeth health. काफी लोग इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रश भी नहीं करते टीथ को, और 2 टाइम भी ब्रश करते नहीं. और अभी एक स्टडी आया रिसेंटली कि फ्लॉसिंग जो करते हैं दांत का, they suffer from less stroke, 20% less stroke than people who do not floss their teeth. Forget about brushing teeth. Now we are talking of flossing teeth. So going to your dentist for good oral health. और oral health क्यों खराब होता है? गुटखा, तमाकू, smoking, sugary foods, sugary drinks. Finally, it all boils down to poor dental health. And poor dental health is also a risk factor for stroke and heart attack. Wow. So, these small things in your life, if you do, small, it doesn't cost you any money. आप वॉक ले, आधा घंटा पसीना निकालो. कितना वॉक करोगे? थोड़ा पसीना निकलना चाहिए इधर. ये ब्राउ थोड़ा वेट होना चाहिए. नॉट नेसेसरी कि पसीना टपकना चाहिए. थोड़ा ऐसा, इफ यू टच इट, थोड़ा वेट होना चाहिए. उतना एक्सरसाइज करो. थोड़ा सांस फूलनी चाहिए. डोंट टेक द लिफ्ट, टेक द स्टेयर्स. सिंपल, कुछ पैसा लगता नहीं इसको. जिम मेंबरशिप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है. अवेयरनेस की जरूरत है. अवेयरनेस की जरूरत है. वॉक द स्टेयर्स, गो फॉर अ वॉक. श्योरली यू कैन टेक आउट हाफ एन आवर. नहीं, मैं बहुत बिजी हूं, मेरे को टाइम नहीं है, ऐसा ऑल bullshit sorry nonsensical excuses. So being a party had because to come. no because people give you all these excuses every day. It's too hot, it's too cold. No excuse, you have to do it. Okay, or it doesn't cost money. इसको पैसे लगते नहीं है. Another thing अपने cities में हो रहा है अभी is pollution. अपने को लगता है कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, डिजिटल पोल्यूशन सर. डिजिटल पोल्यूशन. सो अपने को लगता है कि वो हार्ट को ही इफेक्ट हो रहा है और लंग्स को ही इफेक्ट हो रहा है. बट स्ट्रोक एंड अल्जाइमर डिजीज इज ऑल्सो कोरिलेटेड विद एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन. इफ दे हैव डन अ स्टडी के आप बिजी रोड के पास आपका घर है और ट्रीज नहीं है, बैरियर ऐसा नहीं है, so those people have more Alzheimer's disease than if you're staying in a wooded area. So what is the hope for people in India who live in metropolitan cities where AQI is almost always 250 plus? So I'm worried about Delhi people. I'm really worried about their mental and physical health of Delhi people. If their AQI is 350, 400, 500, 600, 700. Even more. Yeah. So, it is a major... See, policy makers have to think about health of the nation, health of young people by this AQI going up to this level, or it is a public health hazard, like polluted water, sewage is mixing with water. So it is a public health hazard. अभी पुणे में वो GBS syndrome के 200 patient आए. This is because of polluted water. So, water, air, living in good environment, this costs money. To live in a good environment costs money. Many people cannot afford. Or maybe sir, cost ambition. अगर ambition छोड़ देंगे तो we can live in villages. तो ऐसा है. So pollution is also now
और इम्पोर्टेंट हो रहा है फॉर ब्रेन हेल्थ एंड हार्ट हेल्थ. सर आई वांट टू टॉक अबाउट स्मोकिंग ऑल्सो कि स्मोकिंग का ब्रेन हेल्थ से क्या कोरिलेशन है, अगर आप क्लियर शब्दों में बता पाओ, क्योंकि आजकल यूथ बहुत मोटिवेटेड है स्मोकिंग के लिए, बहुत मोटिवेटेड है वीड कंजम्पशन या फिर क्या सब्सटेंसेस जो होते हैं हैश एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, आई डोंट इवन नो द नेम्स ऑफ. They are all damaging brain health. What is the correlation? If you can explain it in very clear words. क्योंकि जेनेरिक सबको पता है डैमेजिंग होता है, हाँ होता है, सुन लिया है, नहीं. मालूम है, लेकिन क्या इम्पैक्ट है उसका ब्रेन सेल्स के ग्रोथ पर, डेथ पर? फर्स्ट ऑफ ऑल स्मोकिंग से तुम्हारे आर्टरी खराब होते हैं, तो आर्टरी खराब होते हैं तो लेस ब्लड गोज इनटू द ब्रेन, और ब्रेन का वेट इज 1300 grams, so it is less than 5% of the body weight, but it utilizes 25% of the blood. तो आपके ब्लड वेसल खराब है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग एंड टबैको यूज. Tobacco use in India in rural areas is 80 to 90% are using tobacco and gutka. First of all, damaging the teeth and all mouth, damaging your lungs, but it is damaging your blood vessels. और ये जो chemicals है, which we don't know of, they are also killing some brain cells. और ये weed has become common. Many countries have legalized weed, but it changes because what is the brain? Brain is made up of chemicals. सभी मुन्ना डॉक्टर मुन्ना भाई MBBS. You are somewhere reminding me of that one character in that movie. Chemical लोचा है. So it is a chemical. Brain is full of chemicals. So ये आप chemical ले रहे हैं in weed and other drugs and injectable heroin and morphine and this and that. God knows, I don't even know their names. But they are damaging the chemicals in your brain and decreasing your brain health. And addiction से कितना problem होता है? Alcoholism, big problem. Binge drinking. तो लोग बोलते हैं ना, मैं सैटरडे संडे को ही पीता हूँ. अरे अपन कितना पीते हो यार? 2 बॉटल पीते हो और सैटरडे संडे को. That is called binge drinking. Next day you are a zombie. You can't, your brain is not working. Next 3 days sometimes. Yeah. So वो बोलते हैं नहीं सिर्फ वीकेंड पर पीता हूँ, डेली नहीं पीता हूँ. अरे but binge drinking is also bad. It is not. So all these external chemicals जो आप डालते हो बॉडी में, processed, unprocessed, they are all damaging the brain. So what we are trying to say is be natural, eat natural foods which are available locally. India has plentiful fruits of various types. We have the best variety of mangoes, apples, oranges, name it. These are natural foods. Use these natural foods to the maximum extent instead of using processed foods. सर अगर ब्रेन सुपर फूड्स की बात करें, इफ यू हैव टू गिव 5 फूड आइटम्स, दोज आर ब्रेन सुपर फूड्स, व्हाट वुड दोज बी? So the brain foods are avocado, fatty fish, dark chocolate, and maybe red wine in moderation. Maybe. I was going to ask you that question. Red wine. Because it has, but you don't drink a whole bottle. You can drink many people ask us, कि मैं कितना drink पी सकता हूँ? So what we say is, if possible, and if you're not drinking, don't drink. But if you're a drinker, a drink. A day. Not a day. Then? Twice or thrice a week. And if you can, red wine would be preferable. But we are not saying, I am not telling the public to start drinking. If you are not drinking, don't start. But if you are drinking, and if you feel that it is improving your enjoyment of life, one drink 2 or 3 times a week, one drink. One drink is what? Less than 50 ml of whiskey. 1 small glass of wine. 1 pint, not big bottle. 1 small bottle of beer. Okay. Still, WHO has said that drink in any form is bad for the body. WHO ka recent advisory is drink in any form is, but life, you have to live life. You have to
be socially Is that the doctor connected. in you talking or the Parsi in you talking? No, you see, I mean, sometimes, when you're over strict, no, people don't follow. People don't follow you. So I would say everything in moderation. So, we discourage excessive drinking, binge drinking, chemicals coming into your body. But this drinking now, it has become a social habit. So it's very difficult to tell people who are drinking to stop. Only very few will stop. सर एवरीथिंग इज डिफिकल्ट फॉर पीपल. लोगों Yeah. को एक्सरसाइज करने बोलो वो डिफिकल्ट Yes. है, अच्छा खाना खाने बोलो वो डिफिकल्ट है, ड्रिंकिंग नहीं करने बोलो वो डिफिकल्ट है. तो डिफिकल्ट तो इट्स आई थिंक So इट्स जस्ट स्टेट ऑफ therefore I'm माइंड. saying ki, as you said, 80-20 rakho. There are some cheat days. Okay. See, that is, you have to live life also. You have to live life. You have to live with the family. You have to live in society. So be sensible about it. Sir, I want to talk to you about the next thing which is coming to my mind. जैसे हमारे बॉडी के कोई ऑर्गन्स होते हैं, किडनी 50% काम कर रहा है, 20% काम कर रहा है, लिवर 20% डैमेज है, 40% डैमेज है, ऐसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं. तो क्या ब्रेन में भी ऐसा होता है कि ब्रेन 50% वर्किंग है, 40% वर्किंग है, ऐसा कुछ इम्पैक्ट होता है? There are some psychological tests which we can do, especially in patients जो dementia रहता है, early Alzheimer's disease रहता है. So we can do some psychological test and give a figure. How accurate that figure is, we don't, it has to be authenticated, but we can give a number. But who can authenticate That it? usually a clinical psychologist does that test. It is called Addenbrooke Cognitive Assessment. So it's a structure रहता है, identifying various things, drawing a clock. You'll be surprised how many people cannot draw a clock showing 10 minutes past 5. You'll be surprised how many people cannot draw. हम तो रोज देखते हैं, we get surprised कि यार he cannot draw a clock. 9 इधर, 3 इधर, 2 उधर. So these are all psychological tests which we do to assess brain function. तो इससे पता चलता है कि आपका ब्रेन कितना कितना परसेंट चल रहा है. और फिर उस इंफॉर्मेशन से हम क्या कर सकते हैं? तो उसका ट्रीटमेंट कर सकते. जब भी अर्ली स्टेज रहता है तो उसको बोलते हैं मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट. तो लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते, मेडिसिन दे सकते, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते, सोशल कांटेक्ट बढ़ा सकते. सो यू कैन डू प्रिवेंटिव मेजर्स इवन एट दैट लेट स्टेज, बिकॉज 30% of people who have minimal cognitive impairment can go on to Alzheimer's disease. So you can, if it is early, you may be able to prevent it. I'm not saying every case you can, but in some cases you may be able to prevent it by adopting lifestyle changes and lifestyle measures. सर मुझे लगता है इस तरह की कॉन्वर्जेशंस होने से, इस तरह के पॉडकास्ट करने से एटलीस्ट एक अवेयरनेस का जो मैसेज जा रहा है, पीपल हैव समथिंग दैट दे कैन वर्क विद इफ दे विश टू. क्योंकि इंटेंशन तो एट द एंड ऑफ द हर किसी का पर्सनल होने वाला है, वो कितना अपने ऊपर काम करना चाहते हैं और कितना अपने आप को समझना चाहते हैं, अपनी बॉडी को समझना चाहते हैं. बट माई एफर्ट विद दिस पॉडकास्ट हियर इज कि हम एटलीस्ट उनके पास एक राइट रिसोर्स के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन रखें विच इज द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एंड लीव इट अप टू देम कि वो अपनी लाइफ के साथ अब क्या करना चाहते हैं, अपनी बेस्ट लाइफ को कैसे डिजाइन that करेंगे. is the main purpose of our life and your life, to improve people's brain health, quality of life, enjoyment of life. आपने पूछा था पहले कि how to improve brain health, so these are the simple measures to, and इसको पैसा लगता नहीं है, विल पावर लगता है, थोड़ा डिसिप्लिन लगता है लाइफ में, और इट कैन वर्क वंडर्स. Many of my professors, because they are so mentally active and problems. Your professors, My professors who are in their 90s, 25-30 years older than you. who are in their 90s, they are 90 years old. They are in perfect brain health. They are seeing patients today because they have used their brain. They sleep well, they work hard, they are always solving problems, they don't drink, they don't smoke, they lead a disciplined life, because as a doctor you have to have a disciplined life, because if you are indisciplined, your patients will not like it. They like you to be disciplined and in good health and to be active and to be able to solve their problems. So there are these
mentors of mine whom I love and adore, and they are in their 90s and living good lives. So it is possible to It live is a possible. good life in your 90s. Yes. जो एक कॉमन नोशन बन गया है कि कि नहीं आज अच्छा लाइफस्टाइल करके क्या करेंगे, 50 के बाद कौन सा जिंदगी ज्यादा Yes. है, या आई डोंट वांट टू लिव माय लेट इयर्स, उसमें वैसे भी कुछ होने वाला है नहीं, तो लेट मी लिव नाउ. ये तो बहुत ही ऐसा कुछ रॉन्ग conception. कंसेप्ट है, और ये इंडिया में कंसेप्ट है. वो मराठी लोग अनफॉर्चुनेटली ऐसा बोलते, मैं हिंदी में बोलूंगा कि लड़की का शादी हुआ और बंगला बांधा यानी लाइफ खत्म हुआ. ये रॉन्ग कंसेप्ट है. I don't subscribe to this concept. You can live life, you can enjoy your grandchildren, you can enjoy travel, you can enjoy good retired life, being socially aware, and you can enjoy it into the 80s and 90s. सर आप जो बात कर रहे हो ना, समटाइम्स आई रीड माय कमेंट्स और उसमें पीपल हु आर 84 ईयर ओल्ड, 88 ईयर ओल्ड हैव कमेंटेड, लिटरली दे हैव रिटन देयर एज, कि मैं इस एज पे भी लाइफ को ऑप्टिमली एंजॉय कर रहा हूँ. तो मुझे वो सब कमेंट्स याद आ रहे हैं कि तो यू नो ये तो so this conversation is meant to encourage people to live a good life, and we want them to live a good life. Sir, recently I was talking to a psychologist, a clinical psychologist, and she was telling me on this podcast only, and we have that episode coming out. It's with Pragya Lodha. She is a wonderful psychologist. तो उनसे मैं बात कर रही थी, वो कह रही थी कि हमें लगता है कि लॉन्ग टाइम तक कंज्यूम करना या स्मोक करना, अल्कोहल कंज्यूम करना, या कोई भी नार्कोटिक्स या कोई भी ड्रग्स का यूज करने से हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर चेंज होता है. बट शी वाज सेइंग कि शी हैज सीन इन हर प्रैक्टिस एंड द स्टडीज हैव शोन कि अगर आप एक दो बार भी मैरिजुआना या कुछ ऐसी तरह की चीजें लेते हैं तो आपका ब्रेन स्ट्रक्चर को परमानेंटली डैमेज कर Of सकते हैं. course. इवन वंस और ट्वाइस यू हैव टेकन जस्ट, क्योंकि आजकल लोग बोलते हैं ना, ट्राई एक बार तो सब करके देखना है. आई डोंट डू इट बट आई हैव ट्राइड एवरीथिंग. बट इज दैट I आल्सो would like, ये एडवाइस तो मैं किसी को भी दूंगा नहीं कि ट्राई करो, मैं किसी को भी दूं. और another thing I want to tell you, another thing, there are studies to show that one night of bad sleep can decrease your brain functioning permanently. permanently? Yes, one night. So how important sleep is. And आपको आश्चर्य होगा कि कितने लोग कम सोते हैं और खराब तरीके से सोते हैं. They get up frequently, they have anxiety, they have depression. Depression एक बहुत बड़ी important चीज है. It is the commonest disease in the world. According to WHO, 15% of the world's population has depression. And prevention of depression by doing all the activities that we have said is one of the very important things to enjoy good quality of life. क्योंकि depression जो होता है, not because of external factors, कि somebody died in the family, or some financial loss हुआ, और घर जल गया, कि flood आ गया, not because of that. It is internal, endogenous depression. Endogenous depression to prevent is the most important thing for enjoying good quality of life. So anxiety, depression कम करने जी के सर, लिए प्लीज एक्सप्लेन दिस. जो आपने कहा एंडोजेनस डिप्रेशन, तो जो अंदर से होता है, वो अंदर से कैसे होता होता है, है? without external factors, क्यों without, होता है अंदर से because डिप्रेशन? some chemicals change, and maybe by exercising, sleeping well, avoiding other extraneous chemicals, बाहर से chemical, alcohol, ये alcohol doesn't make you happier. लोगों को लगता है कि नींद आती है अच्छी. It induces sleep, but it decreases the quality of sleep. लोग को लगता है ना कि मैं 2 पेग मारूंगा तो नींद अच्छी आएगी. Wrong. So it induces sleep. So therefore we say that avoid these things as much as you can. सो बेसिकली द पॉइंट वी आर मेकिंग हियर इज कि अगर आप एक दो बार भी ये करते हो तो परमानेंट डैमेज ब्रेन में हो हो सकता है. सकता है. उन्होंने मुझे मैरिजुआना, सब्सटेंस और इन सब Yes, के बारे में yes, बताया. yes. आप कह रहे हो कि वन नाइट ऑफ स्लीप डिस्टर्बेंस कैन आल्सो Can कॉज also, yeah. परमानेंट One डैमेज. night, huh? One. I was surprised. मैंने ये जब भी पढ़ा तो I was surprised कि why God one. So I try to, if I'm traveling also, I go in the evening. I sleep in the hotel properly. Anyway, you can't sleep properly in a new bed, but anyway you try, and then you do your work the next day.
people, अभी flight रहता है सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, so you're not sleeping. You're getting up at 2 o'clock and going to the airport at 2 hours before. So, and then you can't perform the next day. You can't perform. You know? लेकिन सर आजकल हसल कल्चर जो है वो इतना प्रोमिनेंट है कि आपने अपनी बॉडी को भी सिखा दिया है टू परफॉर्म इन दोज कंडीशंस। आप कह रहे हैं यू कांट परफॉर्म, बट अ लॉट ऑफ द पीपल जो अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स ले रहे हैं या नहीं सो रहे हैं, 2-3 घंटे सो रहे हैं, वो तो जॉब्स पे जाते हैं, करते हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं। परफॉर्म अच्छा नहीं करते, वो जाते पर कॉफी पीते, 4-5 कप कॉफी पीते, बड़े बड़े कप, हाँ, कॉस्टिंग 300-500 रुपीज, doesn't make sense. Another thing is obey the circadian rhythm. जो सनराइज होता है, नाइटफॉल होता है, obey nature. Live in nature. Don't fool around with body cycles. ये बीपीओ में जो काम करते हैं, रात भर काम करते हैं, दिन को सोते हैं, it disturbs their hormonal balance. You find childhood obesity so common. So many children are obese. So many young people in their 20s working in BPOs and, IT jobs, working for America or wherever, Australia, or this, working for in those timings, they are obese. They have PCOD because they are obese. Their menstrual cycle gets disturbed. Their sexual urge becomes less. Their reproductive their cycles get disturbed. So obey nature. What I would say is obey nature. Eat what is available locally. Eat fresh fruit, fresh things, canned food, ultra-processed food. Try to avoid as much as you can. Sir, there is a condition called brain death. Yes. एक होता है कि आपका ब्रेन जो है वो डेड हो गया है। आई हैव सीन इट इन द मूवीज एंड आई हैव हर्ड इट इन अ क्लोज फैमिली। कुछ टाइम पहले वो कह रहे थे कि वेंटिलेटर पे पेशेंट को रखा है, ब्रेन डेड हो गया है, लेकिन अभी बॉडी इज अलाइव। तो ये कौन सा कंडीशन होता है? ब्रेन के बिना बॉडी कैसे अलाइव हो सकता है? ब्रेन के बिना बॉडी अलाइव नहीं रह सकता है। तो ब्रेन डेड कब होता है? सपोज हेड इंजरी हुआ है। Now, many people are driving two-wheelers without helmets. They have falls. They get very bad brain injury, or they get a brain hemorrhage, or they get a bad stroke, and their brain is dead. Brain function नहीं है, यानी pupil contract नहीं हो रहे, breathing नहीं हो रहा है, movement नहीं है body का. But patient is on a ventilator, so he's been artificially kept alive. Because he's artificially kept alive, उसका heart चल रहा है, lungs में ऑक्सीजन जा रहा है because of the ventilator, kidney चल रहे है because his blood pressure is okay, liver चल रहा है, but brain is dead. So that person, for all practical purposes, is dead. And this is accepted now in India. There was a lot of opposition from religious organizations, cultural organizations, from the police. We had to fight a lot of battles. But ये brain concept आया है कि if your brain is dead, you are dead. So, क्या हुआ है कि because of this concept, we can now transplant organs. And about 20 organs can be transplanted. Heart, 2 lungs, 2 kidneys, liver, pancreas, intestine, skin, etc., etc. Organs can be removed from the brain dead person who is dead. But because of social norms, people want to keep the person alive. क्योंकि उनको इमोशनली अटैच्ड है, इमोशनल अटैचमेंट है, and they don't believe this concept. हार्ट तो चल रहा है ना। हाँ, जैसे हार्ट चल रहा है, डॉक्टर आप कैसा बोल रहे, मर गया, यूरिन आ रहा है बैग में, बियर्ड ग्रो हो रहा है, पसीना आ रहा है, हाउ कैन यू से ही इज डेड? तो बट इफ द ब्रेन इज डेड, दीज फंक्शंस आर गोइंग ऑन because of artificial method. But we can transplant these organs, and there are many needy patients who need livers and kidneys, and they are dying of liver failure and kidney failure and heart failure and lung failure, and they need these organs. So there is a marked shortage. इसलिए तो ये सब स्कैम होते, किडनी बेचा इसको, ये हुआ, क्यों? क्योंकि ये कैडेवर के किडनी मिलते नहीं जो मरीज है उनको.
उनको मिलते नहीं, तो ये सब ब्लैक मार्केट में तो चलते रहता आपने है। इतने सारे ऑर्गन्स बताए कि एक इंसान डोनेट कर सकता है अगर ब्रेन डेड है, तो मतलब Yes. वन पर्सन कैन सेव लिटरली 20 पीपल Yeah, he can save 20 people. बाय गिविंग डिफरेंट Yes, ऑर्गन्स टू yes, डिफरेंट पीपल. yes. So ये अभी ऐसा भी कंसेप्ट आया है कि लिविंग विल रहता है। तो व्हेन यू आर अलाइव यू कैन गिव अ डायरेक्टिव टू योर फैमिली कि ऐसा ऐसा हुआ तो मेरा ऑर्गन डोनेट करना, और ऐसा ऐसा हुआ मतलब क्या यानी कंडीशन? ब्रेन डेड हुआ मैं, तो डोंट कीप मी अलाइव ऑन द वेंटिलेटर इन द आईसीयू, कॉल इट अ डे एंड से बस इनफ, ब्रेन इज डेड, आई एम डेड, donate. Yesterday, I got one patient. She's 90 years old. She was my school teacher. She said, I have donated my body to AFMC to do research. So there are people who have done this. And ये लिविंग विल है, नाउ इट इज लीगली एक्सेप्टेड। यानी एक डॉक्यूमेंट लिखना है, नोटराइज करना है, मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में देना है, रजिस्ट्रार के ऑफिस में देना है, एंड देन इट इज द फैमिलीज डायरेक्टिव, बिकॉज दैट पर्सन इज अनकॉन्शियस, Decide. he cannot make a decision, so the family has to make a decision, surrogate has to make a decision, तो वो डिसीजन ले सकते हैं और ये डोनेट Sir, कर सकते हैं। ये यूथनेसिया से कैसे डिफरेंट है? हाउ इज लिविंग विल डिफरेंट फ्रॉम यूथनेसिया? यूथेनेसिया मीन्स द पर्सन इज अलाइव बट एक्टिव, उसको बोलते हैं एक्टिव यूथेनेसिया और पैसिव यूथेनेसिया। एक्टिव यानी यू किल द पर्सन बाय गिविंग अ ड्रग। सपोज ही हैज एन इनक्योरेबल इलनेस लाइक एक्सटेंसिव कैंसर, severe Alzheimer's disease, or something which cannot be treated by medical science today, you give something to end life. To induce death. Yes. That is and- euthanasia. Yeah, that is It's not active, practiced in active India. euthanasia. In some countries like Switzerland and Denmark, I think, they have allowed this. In India, it is not allowed. In India, what is allowed is escalating treatment is allowed. Withholding escalation of treatment. Yani, if you feel that the person is on his deathbed and he this thing, you can say that, okay, now don't put him in ICU, keep him in the room, keep him comfortable, let me take him home. I don't want to put IVs, I don't want to give blood pressure medicines, I don't want to start him on a ventilator, and let the end come peacefully. So that is in a passive way. So that is no escalation of treatment. But actively you are not taking life. मतलब you're not injecting anything to the Yes, body, not injecting. not inducing death, Yes. but you can just withdraw Allow the the treatment. natural process to occur without artificial Treatment. treatment. So that is permissible in India. That's But euthanasia is not permissible in India. active euthanasia. Active euthanasia is not permissible. और living will और euthanasia में difference है कि living will आप जब पूरे वो directive है to the family, because family sometimes cannot decide. One brother will say one thing, one sister will say something, and there will be no consensus. But if the living will is there, you have expressed your wishes to your surrogates or heirs to take a decision. So that will help them to take a decision. सर आपने ऑर्गन डोनेशन की भी बात की और जब आप समझा रहे थे तो क्लियरली समझ में आता है कि ऑर्गन डोनेशन का रिसिपिएंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा नंबर में हैं और डोनर्स बहुत कम है, तो एक बहुत बड़ा डिमांड है ऑर्गन डोनेशन का इन इंडिया और जिसकी वजह से स्कैम भी होते हैं। और साथ ही साथ आपने एक और फैक्ट रखा कि एक इंसान अपने ऑर्गन डोनेट अगर करे तो 20 से ज़्यादा लोगों को सेव कर सकता है। तो इवन इफ़ वी हैव लेस डोनर्स, चाहे हमारे पास कम ही डोनर्स हो, लेकिन जेन्युइनली इंटरेस्टेड लोग हों, तो भी हम एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को सर्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि अगर हम इसके बारे में एजुकेट करें लोगों को और इसके बारे में ज्यादा इसके बात बारे करें, में वी हैव टू एजुकेट पीपल। और ये जो कंसेप्ट है, आई थिंक वी हैव टू लिव मॉडर्न लाइव्स एंड स्टिग्मास है सर बहुत सारे स्टिग्मा है कि उनकी बॉडी से अगर Stigma ये है निकाल दिया तो उनका कि नेक्स्ट हाँ, लाइफ में कि ये हो जाएगा, ये आफ्टर डेथ ये ऑपरेशन करके निकालेंगे। वो भी समझना जरूरी है। Yes. सर बहुत सारे फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स पे हमने बात की, स्ट्रोक के, ब्रेन हेल्थ के, आपने ब्रेन सुपर फूड्स भी बताए, ब्रेन हेल्थ को भी डिफाइन किया, ब्रेन में डिफरेंट स्ट्रोक कैसे आता है और उसके कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, कौन से हम इग्नोर करते हैं, अर्ली साइंस। बहुत प्रोडक्टिव ये कॉन्वर्जेशन रहा है। नाउ एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन, एंड में मैं मेरे हर गेस्ट को एक सवाल पूछती हूँ और वो है उनका डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। तो अगर आप अपना करियर देखें ओवर द स्पैन ऑफ 40 ईयर्स,
ब्रेन हेल्थ का एवोल्यूशन देखें ओवर द स्पैन ऑफ 40 years, तो आप सक्सेसफुल लाइफ एंड सक्सेसफुल ब्रेन हेल्थ को कैसे डिफाइन करते हैं? Difficult question. But I would say I'm successful. Not because I've treated many people, and many people are, they give me too much love, too much adulation. Something I cannot sometimes, uh, you know, I'm not able to digest. Oh, well. They'll send biryani, they'll send whiskey bottle, which I don't drink. They'll send you biryani, they'll send you sweets, which you don't drink, don't eat, and you give it away to somebody. But the amount of love and affection that you get is unparalleled. And if you do honest, good work, you make money. You make money. Everyone needs money. It gives you an opportunity to travel. It gives you an opportunity to raise a good family. But more than anything, it is the overwhelming love and joy that it gives you. And what would be? And it allows you to teach the next generation. As I told you, you have to be a role model. In the beginning, I told you, what does a good brain do? It makes you a role model for the next generation. And by teaching other people and passing on your knowledge, that is the biggest gift you can give society. Because so much knowledge has been accumulated over the years. So many experiences are there. Every patient teaches you something and goes. कुछ सिखा के जाता है. He may give you your fees, but कुछ वो सिखा के जाता है. Life के बारे में, medicine के बारे में, he may show you a drug which you've never heard of, so you look up in the internet कि ये drug क्या है भाई, ये तो सुना नहीं. So every day you are learning new things. So this ability to learn from patients, to see the joy that they give you. Sometimes they give you grief also. They are angry, So you learn how to deal with grief, how to deal with anger, how to deal with violence. There is violence in our society, especially among doctors. Hospital jala diya, doctor ko maar diya, goli mara, churi mara. See, people are angry. So it teaches you how to deal, how to give bad news. वो तो art है. So in medicine, there is a science. But then as you grow older, it becomes an art. It becomes an art form. How to give a lecture, how to teach is an art form. And that is something which gives the immense pleasure. Immense pleasure in coming for this podcast and trying to educate so many people. That is the pleasure. That is what life gives you. Thank you, sir. I'm really grateful to you, Dr. Nasli, that you took out time, especially came down for this conversation. And I know for sure this conversation has already helped a lot of people who are listening to it. And as people will share it with their friends and family, this will reach out to more people. And more people will benefit from your wisdom. Simple facts like you said, blood pressure monitoring and its impact on brain health. हमको ये पता ही नहीं है. हमको लगता है ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मतलब हम ओवरऑल हेल्थ के लिए कर रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका ब्रेन स्ट्रोक पर इतना इम्पैक्ट है वो आज सुनने को मिला है. सो एंड देयर आर मेनी मोर अदर फैसिनेटिंग थिंग्स दैट यू हैव शेयर्ड अबाउट स्मोकिंग, अबाउट अल्कोहल, अबाउट डायबिटीज़, जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट है आपके ब्रेन हेल्थ और स्ट्रोक के ऊपर. तो आई रियली होप दैट पीपल take the utmost advantage of this conversation by taking into account the factors that they can control, that they should control, and by developing a better understanding of our overall selves, So thank you so much, Dr. Nasli, for joining me for this conversation. Thank you. Namaste. And to our viewers who are watching this conversation, I'm sure आपने आज इस कॉन्वर्जेशन में बहुत कुछ नया सीखा होगा. आपको क्या सबसे अच्छा लगा, क्या नया जानने को मिला, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए. अगर आपके कोई सवाल हैं जो अनआंसर्ड रह गए हैं, जो आप पूछना चाहते हैं, उन्हें भी कमेंट सेक्शन में लिखिए. मैं कोशिश करती हूँ, समटाइम्स जो हमारे गेस्ट आते हैं वो भी कमेंट्स पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको रिप्लाई करें. और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे आने वाले एपिसोड्स में मैं आपके अनआंसर्ड क्वेश्चंस को लेकर दूसरे गेस्ट से उस बारे में पूछती हूँ. तो आपके कमेंट्स हम बहुत वैल्यू करते हैं, तो ज़रूर उन्हें ड्रॉप कीजिए इस एपिसोड के नीचे. इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितने लोगों
लोगों के साथ आप शेयर कर सकें। अपने एज ग्रुप, अपने फ्रेंड्स के साथ तो कीजिए, लेकिन साथ ही साथ अपने फैमिली ग्रुप्स, अपने अंकल्स, आंट्स, पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो अपने ब्रेन हेल्थ को सीरियसली लें। और जो सर ने बहुत सिंपल चीज़ें बताई हैं जो करनी चाहिए, जैसे कि पजल्स खेलना, जैसे कि कार्ड सीखना, कोई लैंग्वेज सीखना, कोई म्यूज़िक सीखना, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और हम अपने 90s में भी एक एक्टिव और एक हेल्दी ब्रेन के साथ एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। ये बहुत होपफुल और इम्पॉर्टेंट मैसेज आज इस पॉडकास्ट के थ्रू आपके पास गया है। अगर आपको मेरी ये कोशिश द जर्नी विद इन पॉडकास्ट पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे उतने और बेटर गेस्ट को हम पहुंच पाएंगे, उनको बुला पाएंगे। और बहुत डिफ़िकल्ट होता है नए नए लोगों को हर हफ्ते आपके पास लेकर आना, लेकिन क्योंकि आप इतना प्यार करते हैं तो ये पॉसिबल हो पाता है। साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास हर वीक हमारे अपडेट्स आते रहें और आपको पता चलता रहे कि कौन से थीम्स हम इस पॉडकास्ट पर एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपने पसंद के थीम्स या टॉपिक्स को रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आगे आने वाले गेस्ट के साथ उन्हें डिस्कस करें। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस सो फार इन दिस जर्नी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। नमस्ते, हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड।